गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग में हम लोगों ने सबसे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन देखा था किसका, बेल्जियम और श्रीलंका का। हमने दो कंट्रीज़ के केस स्टडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पर क्या क्या एथनिक कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस किस तरीके की डाइवर्सिटीज़ वहाँ पर रहती है, किस किस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद हमने जो सेकंड जो वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो श्रीलंका है उसने कैसे वहाँ पर मेजोरिटियन रूल लागू कराया, और जब मेजोरिटियन रूल्स वहाँ पर लागू हुआ तो जब सिर्फ एक ही मेजोरिटी की कम्युनिटी के बारे में सोचा गया तो कैसे वहाँ पर टेंशन्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स किस तरीके से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, और फिर उससे कैसे वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और थाउजेंड ऑफ पीपल्स बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ से मर गए थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन इन अ बेल्जियम, यानी कि सेम एज अ वे जैसे कि हमने श्रीलंका के अंदर देखा था। जैसे श्रीलंका ने वहाँ पर मेजोरिटियन रूल लागू किया था, ऐसे ही बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर दिखाई, थोड़ा सा एकोमोडेशन किया। बेल्जियम ने उस डाइवर्सिटी को समझा और डाइवर्सिटी के हिसाब से अपने यहाँ जो डाइवर्सिटी थी उस डाइवर्सिटी को समझा, और डाइवर्सिटी के हिसाब से उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ चीज़ें लागू की, और उन चीज़ों से वहाँ पर क्या हुआ, जो टेंशन्स आपने देखा था श्रीलंका में हुई थी, ऐसी टेंशन्स कहाँ क्रिएट हो नहीं हुई, बेल्जियम में नहीं हुई। तो हम लोग वही स्टेप्स के बारे में देखेंगे, वही चीज़ें देखेंगे कि बेल्जियम ने ऐसा अपनी डाइवर्सिटी के साथ में अपनी कंट्री के अंदर क्या किया जिससे कि वहाँ पर जो सोशल डाइवर्सिटी थी वो एक साथ रह सकी और वहाँ पर कभी भी सोशल टेंशन्स क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम यही हमारा टॉपिक है। तो लीडर्स इन द बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पाथ। देखिए सबसे बड़ा रोल होता है लीडर्स का, कि अगर लीडर्स हमारे कैसे हैं, अगर लीडर्स हमारे अच्छे हैं और वो लीडर्स हमारे रिलीजन बेसिस पर नहीं देख रहे हैं, उससे ऊपर के बेसिस पर कर देख रहे हैं, वो मेजोरिटी रूल लागू नहीं कर रहे हैं, वो सारी पूरी कंट्री की डाइवर्सिटी को समझ पा रहे हैं, सारी कंट्री की डाइवर्सिटी को देख पा रहे हैं, और उस डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर क्या कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, तो वो हमारे लीडर्स कैसे हैं, अच्छे हैं। क्लियर है। तो लीडर्स इन द बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। रिकोनाइज डाइवर्सिटी, उन्होंने सबसे पहले अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी को समझा कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने समझा। क्लियर है। और फिर उन्होंने क्या किया, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी बिटवीन 1970 टू 1993, यानी कि उन्होंने क्या किया, उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, उस डाइवर्सिटी को एक साथ रखने के लिए, कि वो सारे लोग एक ही कंट्री के अंदर एक साथ मिलकर रह सकें, ये करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार अमेंडमेंट किया। उन 1970 से लेकर 1993 तक के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 अमेंडमेंट किए। और 4 अमेंडमेंट किस लिए किए, जिससे कि उनकी जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी जो पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले, वो सारे लोग क्या कर सकें, एक साथ मिलकर रह सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर, यानी कि जो उन्होंने 4 चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए सीधा यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि व्हाट आर द एलिमेंट, राइट द सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ द एकोमोडेशन, या फिर द व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटीज। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो आपको सीधा सीधा क्या है, यही कंटेंट उसके अंदर लिख देना। जो चारों पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, जो चारों अमेंडमेंट उन्होंने किए थे, वो चारों अमेंडमेंट आपको उसके अंदर लिखनी है। क्लियर है। मैं आपको अमेंडमेंट समझाता हूँ। पहला अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया, पहला जो उन्होंने चीज़ चेंज की वो क्या की, कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया, प्रिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया दैट द नंबर ऑफ द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, किससे, बोथ ऑफ द कम्युनिटी से, फ्रेंच कम्युनिटी से भी और डच कम्युनिटी से भी। देखिए इसको ऐसे समझिए, इंडिया के उस पर समझिए, एग्जांपल से समझिए कि आपको पता है इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है हमारी, जो इंडियन लेजिस्लेचर में बैठती है, यानी कि जो हमारे एमपीज होते हैं। क्लियर है। ये हमारे क्या हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं। क्लियर है। अब जो सेंट्रल मिनिस्टर्स कितने हमारे यहाँ, 545। तो जो 545 जो मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें क्या हो, 2
किसी एक कम्युनिटी से ना हो, दोनों कम्युनिटी से कैसे हों, इक्वल हों। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों कम्युनिटी से कैसे हों, इक्वल हों। तो यही बात बेल्जियम के अंदर कही गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बोथ ऑफ द कम्युनिटीज से इक्वल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स होंगे। देखिएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे आपने देखा था डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे। फ्रेंच जो थे 40% थे, डच जो थे वो 60% के आसपास थे। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर होता पॉपुलेशन वाइज होता तो क्या होता कि कभी भी कोई भी अगर डिसीजन लेना होता तो हमेशा वो डिसीजन किसके पक्ष में जाता, डच के पक्ष में जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, किससे, बोथ ऑफ द कम्युनिटीज से। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने मेंबर्स किसके होंगे, फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे, उतने ही मेंबर्स किसके होंगे, डच कम्युनिटी के होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया दैट द नंबर ऑफ द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्लियर है। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक अ डिसीजन अनलिटरली, जिससे कि क्या हो, कोई भी एक कम्युनिटी कोई भी डिसीजन ना ले सके। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए बोथ ऑफ द कम्युनिटीज को क्या होना चाहिए, एग्री होना पड़ेगा। कोई भी एक कम्युनिटी क्या नहीं कर पाएगी, अनलिटरली डिसीजन नहीं ले पाएगी। क्लियर है। दूसरा है पावर वर टेकन टू द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो उन्होंने अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या किएगा, पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कुछ पावर्स प्रोवाइड कर दी गई किनको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। जैसे कि आप देखिए इंडिया के बेसिस पर देखिए तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी है इंडिया के अंदर। क्लियर है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से अलग है ना। स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर्स हैं। तो यही चीज़ें वहाँ पे लागू की गई कि वहाँ पे ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके वो क्या करेगी, उसकी क्या होंगी, उसकी अलग से पावर्स होंगी। वो एज अ सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर है। तो पावर्स वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर्स किसको प्रोवाइड कर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी गई। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट माने होता है उसी के अंडर में काम करना, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगी। क्लियर है। तीसरी चीज़ें की जो कही गई वो देखिएगा कि ब्रुसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर भी बोथ ऑफ द कम्युनिटीज से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखिएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब क्या कहा गया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात कही गई, तो फ्रेंच कम्युनिटी क्या हो गई, तैयार हो गई कि किस चीज़ के लिए, कि हाँ ठीक है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अब ये जिम्मेदारी बन जाती थी किसकी, डच कम्युनिटी की, कि वो जब ब्रुसेल्स के लिए अलग से गवर्नमेंट बन रही है तो ब्रुसेल्स के अंदर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो भी तैयार हो। तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। देखिएगा बोथ ऑफ द कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, एग्री हो रही है चीज़ों से। क्लियर है बेटा, दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। तो देखिए वहाँ पर फ्रांस ने उनकी बात मानी थी, फ्रेंच पीपल्स ने इनकी बात मानी थी, यहाँ पर किसने, डच लोगों ने इनकी बात मानी, और ब्रुसेल्स के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई गई और उस गवर्नमेंट के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रखे गए बोथ ऑफ द कम्युनिटीज से। फोर्थ क्या था देखिएगा, अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एक ये तीनों के अलावा एक चौथा जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या किया गया, एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई गई और इस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। वाज फाउंड दिस गवर्नमेंट हैड अ पावर रिगार्डिंग, और ये गवर्नमेंट किस चीज़ से रिलेटेड लॉज बनाती थी, कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से। क्योंकि ये जो थे कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज जो थे ये सेंसिटिव इश्यूज थे, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो इनके लिए क्या बनाई गई, अलग से एक गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि डच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी, कि फ्रेंच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी, जर्मन कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके कल्चर से रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लोग उनको बनाएगी। क्लियर है। आगे एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देते हैं हम एक बार दोबारा से इन सारे अमेंडमेंट को हम लोग दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान दीजिएगा और ये आपको याद रहनी चाहिए चारों अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट क्या किया कि इक्वल नंबर ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम बोथ ऑफ द कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे बोथ ऑफ द कम्युनिटीज, फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटीज से। क्लियर है। दूसरा क्या कहा गया कि powers were given to the state government. The state government is not a subordinate as on a
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कुछ पावर्स किसके पास में होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होंगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं, ऐसा सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी। क्लियर है। तीसरी द सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रुसेल्स इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ब्रुसेल्स के लिए अलग से गवर्नमेंट होगी और उसके अंदर बोथ ऑफ द कम्युनिटीज से भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्लियर है। फोर्थ जो उन्होंने किया, द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मेड, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच नेम इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज मेक द लॉज रिलेटेड टू द एजुकेशन, कल्चरल एंड लैंग्वेज, यानी कि एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट होगी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ से रिगार्डिंग लॉज बनाएगी, कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड। क्लियर है। इसके बाद में ये एक 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ब्रुसेल्स के बारे में। ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन, पहले आप यहाँ पे यूरोपियन यूनियन समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन को जब आप 11th क्लास वगैरह में जब थोड़ा सा पढ़ोगे अगर SST को, तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। तो मैं यूरोपियन यूनियन बता देता हूँ क्या है कि यूरोप के आसपास के जितने भी देश थे, यूरोप के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाई, एक संघ बनाया और उसी संघ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन बनी तो इस यूरोपियन यूनियन ने अपने हेडक्वार्टर बनाने के लिए किस जगह को चुना, ब्रुसेल्स को। यानी कि क्वेश्चन कई बार ये पूछता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए ब्रुसेल्स को। क्यों चुना गया इसको ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर के लिए, तो ये ब्रुसेल्स के अंदर सारी चीज़ें क्या थी, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे, रूल्स को फॉलो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रुसेल्स को चुन लिया हुआ क्या करने के लिए, अपने हेडक्वार्टर को बनाने के लिए। तो यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो देखा वो एकोमोडेशन देखा किसमें, बेल्जियम में। तो यहाँ पे हमें देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है बेटा कि आपने बेल्जियम का एकोमोडेशन भी देखा और श्रीलंका का मेजोरिटियन रूल भी देखा। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस रहा, दोनों में डिफरेंस ये रहा कि जब श्रीलंका वाली कंडीशंस आपने देखी तो श्रीलंका में क्या नहीं किया गया, पावर्स को शेयर नहीं किया गया लोगों के बीच में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के बीच में। क्लियर है। जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई, टेंशंस क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, वायलेंस हुआ, वायलेंस की वजह से सिविल वॉर हुआ और बहुत सारी टेंशंस बढ़ गई। वहीं हम दूसरी तरफ देखा हमने बेल्जियम के अंदर अपनी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया और जब डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया तो पावर्स को क्या किया गया, शेयर किया गया बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। जब वहाँ पर पावर्स को शेयर किया गया तो वहाँ पर जो टेंशन थे वो बिल्कुल नहीं हुई। क्लियर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, अच्छी है, डिज़ायरेबल है। क्या अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होती है, टेंशन वगैरह कम होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि अब हम लोगों ने वैसे हमें ये समझ में आ गया कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छी है या क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन और हम लोग डिटेल में इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग और क्यों डिज़ायरेबल है। क्लियर है।